नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट को कवर करने वाले हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट आपका चैप्टर 6 में है, जिसमें कि टोटल सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83। अब यह जो अरेस्ट की बात हो रही है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, किसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है? तो एक्यूज्ड की। किसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है? तो एक्यूज्ड की गिरफ्तारी की बात हो रही है। किसकी गिरफ्तारी की? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को हमने सम्मन दिया। इस वारंट से पहले हमने एक्यूज्ड को सम्मन दिया, उससे कहा कि दिनांक इतने को आप न्यायालय में हाजिर हों ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके, लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है। उसके बाद फिर कोर्ट क्या करती है? गिरफ्तारी का आदेश देती है, जिसे हम वारंट ऑफ अरेस्ट कहते हैं, जो कि आपका चैप्टर 6 में है, सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83। और समन्स जो हमने पढ़ा था वह था आपका सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। उसका लेक्चर मैंने आपके जो अपना यूट्यूब चैनल लॉकुल है उस पर मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, वारंट ऑफ अरेस्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वारंट ऑफ अरेस्ट। तो देखिए, वारंट ऑफ अरेस्ट को आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर इसे अपने शब्दों में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ नॉट बी डिफाइंड इन द संहिता। संहिता, यहाँ संहिता का मतलब यह हुआ BNSS। संहिता स्टैंड्स फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आपका नया आपराधिक कानून है। उसमें इसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसे हम, अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय वारंट ऑफ अरेस्ट, या फिर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आपको लिखना होगा तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसे डिफाइन किया है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यह परिभाषित किया जा सकता है एक आदेश के तौर पर। किसके आदेश के तौर पर? तो न्यायालय के आदेश के तौर पर। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। यह न्यायालय का एक आदेश होता है जो निर्देशित करता है। किसे निर्देशित करता है? टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक, और एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य व्यक्ति को, टू अरेस्ट। यह आदेश क्यों दिया जाता है? तो टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन स्टैंड्स फॉर एक्यूज्ड, ठीक, नॉट जनरल पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। एक व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। कोई एक्स है, उसने अपराध किया है, अब उसके मामले की न्यायालय में सुनवाई होगी, तो वह एक्स जो है एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक। यहाँ पर एक्यूज्ड की बात हो रही है। एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, गिरफ्तार करके उसको, ये थोड़ी है कि जेल में बंद कर देना है, नहीं, क्योंकि यह आदेश वारंट ऑफ अरेस्ट किसने इशू किया है? तो यह न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है। तो पुलिस या फिर एनी अदर पर्सन जिसकी बात यहाँ पर कही गई है, वह अगर अरेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि एक एक्यूज होगा, उसको गिरफ्तार करके उसे क्या करेंगे? न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित करवाएंगे, ठीक है, यानी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए, वारंट ऑफ अरेस्ट हैज नॉट बी डिफाइंड इन द संहिता। यह तो हम सभी को मालूम है। देन इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। यही बात कहा गया है। अच्छा, यह तो ठीक समझ में आता है, लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है वो इशू कब किया जाता है? तो पहला है इसमें ऑर्डिनरी इन ऑल वारंट केसेस। जितने भी वारंट केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है, निर्गत किया जाता है, ठीक। तो पहला सिचुएशन क्या है? तो वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन इशूड इन ऑल वारंट केसेस, ठीक है। जितने भी वारंट केसेस होते हैं उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है। और ये बात कहाँ कहा गया है? तो ये बात कहा गया है सेक्शन 227 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी। और यह सेक्शन किसके तहत आता है? तो BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक। तो पहला सिचुएशन होगा कि वारंट ऑफ अरेस्ट कब इशू किया जाएगा? तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाएगा जितने भी
वारंट मामले के जितने भी अपराध होते हैं उसमें इशू किया जाएगा, और समन्स केस में भी इशू होगा एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का यह डिस्क्रिशन है, कोर्ट का यह डिस्क्रिशन है कि जो समन्स मामले हैं उसमें भी वारंट इशू कोर्ट कर सकती है। और ये बात कहाँ कहा गया है? तो ये बात कहा गया सेक्शन 90 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। तो दो सिचुएशन आपसे कोई पूछेगा वारंट ऑफ अरेस्ट कब इशू किया जाएगा, तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाएगा, पहली सिचुएशन है जितने भी वारंट केसेस है उसमें इशू किया जाएगा। यह बात कहाँ लिखा है? तो यह बात लिखा है सेक्शन 227 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के तहत। और अगर आपसे कोई पूछता है क्या समन्स केस में भी वारंट इशू होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। ये न्यायालय का डिस्क्रिशन है, न्यायालय को यह पावर है कि न्यायालय समन्स मामले में भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। अब ये बात कहाँ कहा गया है? तो सेक्शन 90 पढ़ लीजिए। सेक्शन 90 किसका? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इन शॉर्ट BNSS। ठीक, अच्छा वारंट ऑफ अरेस्ट कब इशू होगा यह तो हमने पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया व्हेन वारंट इज इशूड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग द वारंट। वारंट को इशू करने का पर्पस क्या है? तो फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यही तो पर्पस है कि जो एक्यूज्ड है उसको न्यायालय के सामने उपस्थित करवाना है। आखिर न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय का काम है टू सिक्योर द जस्टिस। ठीक, सभी को न्याय मिले, यही काम है न्यायालय में। तो ऐसे तो होगा नहीं, आखिर जो अपराधी है उसको न्यायालय में लाया जाएगा। आखिर अपराधी का भी तो अधिकार है, लेकिन क्या होता है लोग समझते नहीं है, भागते हैं, इधर से उधर भागते हैं। अगर कोई आपका मामला है न्यायालय में जाइए, वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन जो भागते हैं, जो बचते हैं, छुपते हैं इधर उधर, इसका मतलब है कि वो अपराधी हैं, उनके मन में ऐसी बात है, वह गलत है, ठीक है, तो वो अपराधी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही उपाय है कि वारंट कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, तो कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो वही फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसको न्यायालय में हाजिर कराने के लिए, ठीक, पहला, इसीलिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। पूरा सेक्शन 72 से लेकर 83 पूरा प्रोसीजर इसमें है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पर्पस क्या है? तो एक और है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग। प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज है, होता है भाई, साक्ष्य में बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको भी कोर्ट में लाया जाए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने किसी के लिए कोई सुसाइड कर लिया, या किसी ने किसी को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया, कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या सुसाइड नोट है। अगर कोई कहता है सुसाइड नोट है तो वो एक क्या दस्तावेज के तौर पे हो जाएगा। या कोई फ्रॉड करता है किसी तरह का, ठीक है, तो वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, एविडेंसेज हैं जो दस्तावेज में आती हैं, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, यह तमाम चीज़ें हैं, यह भी डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक। और थिंग बाय इशूइंग सर्च वारंट, थिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वह थिंग में आ जाता है। इसके लिए क्या होता है? कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट इशू किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सर्च वारंट इशू किया जाता है। लेकिन इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर 7 में इसको इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन दिया, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 101, ठीक। तो पर्पस भी हमने देख लिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, यह भी हमने देख लिया। अच्छा, वारंट ऑफ अरेस्ट का कोई प्रारूप भी है क्या, कोई फॉर्मेट भी है? तो बिल्कुल है। क्या है? फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 है, एक फॉर्मेट होता है। देखिए, कोई भी कोर्ट के तरफ से जो आदेश दिया जाता है, जैसे सम्मन हो गया, वारंट हो गया, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कहाँ है? तो कानून के तहत है। फॉर्म नंबर 3 है, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाएगा और मेंस राइटिंग में भी लिखेंगे, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। फॉर्म नंबर 3 है, कहाँ पर है? तो यह आपको सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। फॉर्म नंबर 3 सेकंड शेड्यूल में दिया गया। वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए और बेयर एक्ट जरूर रखिए। जो बोलते जा रहा हूं वह आपको तभी समझ में आएगा जब साथ में आप बेयर एक्ट भी रखेंगे, ठीक। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड वारंट ऑफ अरेस्ट। अच्छा, वारंट ऑफ अरेस्ट में हमने मीनिंग भी पढ़ लिया, कब इशू किया जाता है यह भी पढ़ लिया, पर्पस भी पढ़ लिया, इसका फॉर्मेट कहाँ पर है, फॉर्म नंबर 3 है इसका फॉर्मेट और वह सेकेंड शेड्यूल में दिया गया, वह भी पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन इसका जो है
रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है, इसे भी तो हमें देखना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की तो बात है, लेकिन एक और बात है सेक्शन 72 कहता है। सेक्शन 72 क्या कहता है? तो सेक्शन 72 कहता है प्रोवाइड्स फॉर फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन की बात करता है। सेक्शन 72 है वह बात करता है वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? वारंट ऑफ अरेस्ट, और इसके ड्यूरेशन की बात करता है। वही अभी इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, इसे भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसे तो हमने समझ लिया, और इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन यही है कि यह तब तक इन्फोर्स रहेगा अंटिल इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक। जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इसका जो ड्यूरेशन है वह कब तक रहेगा? तो वारंट ऑफ अरेस्ट का, देखिए वारंट ऑफ अरेस्ट का जो फॉर्म है वह तो हमने पढ़ लिया, फॉर्म नंबर 3, ठीक। यह वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है? तो यह है आपका फॉर्म नंबर 3। क्या है? फॉर्म नंबर 3, ठीक, फॉर्म नंबर 3। और यह कहाँ है? सेकेंड शेड्यूल में है, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है। यह तो हमने जान लिया। अब ड्यूरेशन क्या होता है? तो ड्यूरेशन इसका तभी तक है टिल इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब कि भाई जब तक वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा जिसके नाम का वारंट निकला हुआ है। वारंट का एक ही मतलब है कि भाई जो व्यक्ति है, जो एक्यूज है, उसको क्या करना है? न्यायालय में हाजिर कराना है, बस। और थोड़ी कुछ करना है, उसको जेल में थोड़ी बंद करना है, उसको फांसी पे थोड़ी लटका देना है। पूरे मामले की सुनवाई होगी, ठीक, मामले की सुनवाई होगी, और देन आफ्टर क्या होगा? उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या सज़ा उसे मिलेगी, ठीक है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट का ड्यूरेशन क्या है? टिल इट्स एग्जीक्यूशन। जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट निष्पादित नहीं होता है या फर्दर किसी सुपीरियर कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिलता है, तब तक क्या है? वारंट ऑफ अरेस्ट का ड्यूरेशन यही है कि वो व्यक्ति जब तक गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी तब तक वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ है वह आपका इन एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, उसकी वैलिडिटी आप कैसे चेक करेंगे? तो पहली बात, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होगा। मस्ट बी साइंड, उस पर एक हस्ताक्षर होगा, किसका? बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ होता है क्या? तो हाँ, होता है ना, मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट। यही तो है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। जो फॉर्म नंबर 3 में है यही बातें तो लिखी रहेंगी उसमें। जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपका फॉर्म नंबर 3 में, उसमें यही तो बात होगा कि वह लिखित में होगा। वारंट ऑफ अरेस्ट जो होगा क्या होगा? इट मस्ट बी इन राइटिंग होगा, लिखित में होगा। मस्ट बी साइंड, सिग्नेचर होगा, किसका सिग्नेचर होगा? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का होगा। मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, मोहर लगी होगी, न्यायालय की मोहर लगी होगी, ठीक है। तो यह सारी चीजें हो गई आपके फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। अच्छा, सेक्शन 72 का सबसेक्शन 2 भी एक बात कहता है जो अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए उसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। ड्यूरेशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इट प्रोवाइड्स द वारंट वंस इशूड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड और एग्जीक्यूटेड। वही बात तो यहाँ पर कहा गया है सेक्शन 72 के सबसेक्शन 2 के तहत। आपसे कोई पूछता है कि यह जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इसका कोई ड्यूरेशन भी है, इसकी कोई समय सीमा भी है? यह एक बार लागू हो गया, एक बार इशू कर दिया गया इसे, तो यह खत्म कब होगा? इसका ड्यूरेशन क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड बड़ा ही स्पष्ट है भाई। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और हमें तो कोई काम है नहीं, यही तो काम है हमारा कि हमने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, गिरफ्तार हो जाए, जो अपराधी है, एक्यूज है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद खत्म वारंट ऑफ अरेस्ट। इसका पर्पस खत्म तो वह भी खत्म। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस तो यही है ना कि फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को न्यायालय के सामने उपस्थित कराना। एक्यूज की गिरफ्तारी हो जाएगी और न्यायालय के सामने उसे उपस्थित करा दिया जाएगा।
तो वहाँ पर वह वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका निष्पादन हो जाएगा। यही बात कहता है सेक्शन 72 का सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS, ड्यूरेशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। इट प्रोवाइड्स दैट वारंट वंस इशूड इट शैल रिमेन इन फोर्स। एक बार जब वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाता है तो वह प्रभाव में रहेगा, वह लागू रहेगा अनटिल, तब तक जब तक या तो वह कैंसिल ना हो या फिर उसको एग्जीक्यूट न किया जाए। तो एग्जीक्यूट का मतलब तो वही पता हो गया कि जो अपराधी है वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसको न्यायालय के सामने लाया जाएगा, तो एग्जीक्यूट हो गया, वो उसका निष्पादन हो गया। लेकिन कैंसिल्ड होगा, वो कब कैंसिल होगा? तो मैंने बताया था ना कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है, जिस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है उसे सुपीरियर कोर्ट का कोई आदेश है और उसमें आदेश में कहा गया कि यह वारंट ऑफ अरेस्ट को कैंसिल किया जाता है, तो वैसी स्थिति में कैंसिल हो जाएगा वो। बस यही बात तो कहता है सेक्शन 72 का सबसेक्शन 2। सेक्शन 72 के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेक्शन 73 में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेयर एक्ट, बार बार कहता हूँ बेयर एक्ट रखिए, क्योंकि यह कोई सत्संग नहीं है, ठीक है। आप लॉ की पढ़ाई करें, थोड़ा लॉजिक लगाइए, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आपको करना है। मैं सिर्फ आपको एक रोशनी दिखा सकता हूँ, उसमें चलना आपको है, आपको दिमाग लगाना है, चलना आप ही को है। मैं वहाँ पे रोशनी का काम करूँगा आपके लिए। जो टेक्निकल टर्म्स हैं लॉ के उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करूँगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा आपको, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझाऊँगा। कोई सवाल होगा, सवाल भी पूछेंगे तो सवाल के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सेक्शन 73 में कहता है इट प्रोवाइड्स द कोर्ट इशूइंग वारंट फॉर एग्जीक्यूशन मे मेक एन इंडोर्समेंट ऑन द वारंट टू द इफेक्ट दैट इफ द पर्सन अरेस्टेड execute a bail bond with sufficient sureties for his appearance before the court, he may be released on furnishing security ordinary. It is called bailable warrant. Such endorsement shall be in accordance with form number 4 of second schedule। ठीक है, अब इसमें बात क्या कहता है, देखिए चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर यही कहता है सेक्शन 73 कि इट प्रोवाइड्स द कोर्ट इशूइंग वारंट फॉर एग्जीक्यूशन में मेक एन इंडोर्समेंट। उसमें एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इंडोर्समेंट का मतलब हुआ एक कोर्ट के द्वारा एक आदेश होता है, वो आदेश एक स्पष्टीकरण होता है, मतलब थोड़ा सा उसके साथ एक स्पष्टीकरण यह दे दिया जाता है कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, वह जब इशू किया जाता है तो जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होती है और वह वारंट अगर बेलेबल वारंट है, ठीक है, वारंट अगर बेलेबल वारंट है तो वैसी स्थिति में क्या करना है, तो वैसी स्थिति में करना यही है कि व्यक्ति जो गिरफ्तार होता है उसको क्या करेंगे, वह बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, उसको बेल बॉन्ड फर्निश करके उसको क्या करेगा, वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो बेल बॉन्ड की कंडीशन क्या है, तो बेल बॉन्ड की कंडीशन है कि बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज, सफिशिएंट श्योरिटी होगी, यानी कि 2 जमानतदार जनरली होता है कि कोर्ट क्या करती है, बेल बॉन्ड होता है, उसमें पूरा उसका फॉर्मेट दिया होता है, ठीक है। उस बेल बॉन्ड के हिसाब से क्या किया जाएगा कि उसको जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा, जिसमें ऐसे ही नहीं रिहा किया जाएगा क्योंकि वहाँ बेल बॉन्ड फर्निश करना, उसमें क्या होगा, 2 श्योरिटी, ठीक है, 2 जमानतदार होंगे, उनके दस्तावेज होंगे, ठीक है, उनसे श्योरिटी लिया जाएगा, ठीक, उनका आधार कार्ड होगा, ठीक है, जो ज़मीन की रसीद ली जाती है वो उसमें लगता है, ठीक है। और वह क्यों लिया जाता है कि फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, ताकि एक्यूज न्यायालय में हाजिर हो। जमानत तो दे दिया तुम्हें, ठीक है, चलो फिलहाल जेल जाने से तुम बच जाओगे, ठीक है। सेक्शन 73 कहता है कि जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ बेलेबल वारंट निकला है, ठीक है, वारंट भी 2 तरह के, एक बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट अगर निकला है, वैसी स्थिति में जो एक्यूज्ड है वह अगर बेल बॉन्ड फर्निश करता है, ठीक है, बेल बॉन्ड अगर फर्निश करता है तो साथ में उससे क्या है, श्योरिटी ली जाएगी। श्योरिटी किस बात की ली जाएगी, श्योरिटी इस बात की ली जाएगी कि 2 जमानतदार होंगे और यह श्योरिटी लिया जाएगा कि जब मामले की सुनवाई होगी तो मामले की सुनवाई के तहत आप हाजिर होंगे, नहीं हाजिर होंगे उसके बाद फिर वो बेल बॉन्ड जो है कैंसिल हो जाएगा और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर इसीलिए लिया जाता है, यह श्योरिटी लिया जाता है। 2 जमानतदार, 2 लोग होंगे, ठीक है, मान लीजिए ए एक्यूज्ड है तो उसके जमानतदार एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, वह उसके जमानतदार बनेंगे, उनका आधार कार्ड लिया जाएगा, ठीक है, ज़मीन के जो उनके दस्तावेज होते हैं वह लिए जाएंगे,
ठीक, उसके बाद जमानत दिया जाएगा। ठीक है, तो यह सारी बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए कहा गया है कि यह सारी चीज़ें होने के बाद ही मे बी रिलीज ऑन फर्निशिंग सिक्योरिटी, वही अपनी सिक्योरिटी देगा वो आदमी कि जब जब भी मामले की सुनवाई होगी उसमें लिखा रहता है, पूरा उसका प्रारूप लिखा होता है, तब मैं न्यायालय में हाजिर रहूँगा। और जनरली जो यह चीज़ होती है वो कब होती है, तो बेलेबल वारंट के मामले में होती है। और यह जो पूरा एंडोर्समेंट लिखा होता है, ठीक है, उसमें जो दिया रहता है स्पष्टीकरण, वह क्या है, तो वह आपका फॉर्म नंबर 4 है सेकंड शेड्यूल का, उसके हिसाब से स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया रहता है। ठीक, अब सेक्शन 74 क्या कहता है? सेक्शन 74 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी डायरेक्टेड टू, जो अब वारंट ऑफ अरेस्ट के बात हो गई कि अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होता है, उसमें एक्यूज्ड पकड़ाता है तो उसको बेल का अधिकार है। ठीक है, बेल के साथ साथ उससे बेल बॉन्ड फर्निश करवाया जाएगा। बेल बॉन्ड जो फर्निश करवाया जाएगा, देन आफ्टर न्यायालय में उसे हाजिर होना है मामले की सुनवाई के लिए। ठीक है, लेकिन यह तो तब होगा जब एक्यूज्ड मिल जाएगा इन नॉर्मल कोर्स, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है वारंट ऑफ अरेस्ट को, इसको लेकर हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसमें कि सेक्शन 74 बात करता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी डायरेक्टेड टू, आखिर न्यायालय जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगी उसमें किसको निर्देशित करेगी, तो पहला है 1 और मोर पुलिस ऑफिसर्स, एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, या एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन अन्य व्यक्ति को कब इशू किया जाएगा वारंट ऑफ अरेस्ट? तब किया जाएगा जब कोई अर्जेंट हो। ठीक है, जब अर्जेंट सिचुएशन हो तब किसी अदर पर्सन को एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट को कहा जाएगा। नहीं तो इन जनरल जो नियम है वह यही है कि एक या एक से अधिक जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि यह एक्स पर्सन एक्यूज्ड है, इसको आप न्यायालय में हाजिर कराइए। ठीक है, तो ये हाजिर कैसे होगा? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और फिर न्यायालय के सामने समक्ष उसको हाजिर कराया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में किसी अदर पर्सन को वह काम दिया जाएगा एक्यूज की गिरफ्तारी का। ठीक है, उसके कोर्ट के सामने उसके अपीयरेंस के लिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एनी अदर पर्सन को तभी यह काम दिया जाएगा इन केस ऑफ अर्जेंसी, इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल। कोई अर्जेंट सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि कानून में सारी बातों को स्पष्ट किया जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई अर्जेंट सिचुएशन है और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को भी यह दायित्व दिया जाएगा, यह कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट आपको करना है। ठीक, यही बात कही गई है। तो इसमें एक और स्पष्टीकरण दिया गया है, क्लैरिफिकेशन यह है कि इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पुलिस ऑफिसर्स और ऑल पर्सन्स और एनी ऑफ देम। देखिए, चूंकि यहाँ पर कहा गया 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, तो जरूरी नहीं कि सारे पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करे। कोई एक भी पुलिस वाला जाके उस एक्यूज पर्सन की गिरफ्तारी के लिए वह जा सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट लेकर, या फिर सभी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी को जाना है, कोई एक भी जा सकता है, कोई 2 भी जा सकता है, 2 से ज़्यादा है वह भी जा सकते हैं, जैसी सिचुएशन हो। यह नहीं कि अब एक से ज़्यादा लोग को पुलिस वाले को कह दिया गया तो सभी को मैंडेटरी है जाना, एक भी जा सकता है। वही एनी अदर पर्सन की भी बात हो रही है, यहाँ कोई एक सिंगल जो पर्सन है वह भी जा सकता है, या एक से ज़्यादा है तो वह भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 5 कहता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of following person। देखिए, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, वह अपने जुडिक्शन में गिरफ्तारी के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी, टू एनी पर्सन, किसी को भी कर सकते हैं। वह कब कर सकते हैं? फॉर द अरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, किसके लिए? एस्केप्ड कन्विक्ट। ठीक है, कोई भगोड़ा अपराधी है, उसको सज़ा मिल चुकी है, उसका कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? उसको सज़ा मिल चुकी है लेकिन वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसा अपराधी जिसको लेकर कि वो समन इशू हो गया, वारंट इशू हो गया लेकिन फिर भी हाजिर नहीं हुआ, तो उसको प्रोक्लेम्ड, उसके लिए उद्घोषणा जारी की जाती है कि नहीं हाजिर हो गए आप
तो आपके नाम की कुर्की जब्ती निकलेगी, ठीक है। तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं। तो पहला हो गया भगौड़ा एस्केप्ड कन्विक्ट, जो भागा हुआ है, सज़ा मिल चुकी है लेकिन भागा हुआ है। दूसरा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसके नाम से समन वारंट निकल गया फिर भी हाजिर नहीं हुआ, उसको कर दिया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करके उद्घोषणा जारी कर दिया गया। और तीसरा सिचुएशन है एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा एक्यूज, ऐसा अपराधी जो कि नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध में वह वांछित है और अपनी गिरफ्तारी से वह बच रहा है, ठीक। तो 3 सिचुएशन में जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वह क्या करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को वह निर्देशित कर सकते हैं कि या तो पुलिस हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, उसको कहेंगे कि इस व्यक्ति को, चाहे वह एस्केप्ड कन्विक्ट हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में हो, ठीक है, और वह भाग रहा हो, अपनी गिरफ्तारी से बच रहा हो, छुप रहा हो, तो उसको गिरफ्तार करके मेरे सामने आप उसको हाजिर कीजिए, ठीक। सेक्शन 75 यही कहता है। सेक्शन 76 में वही बात है कि इट प्रोवाइड्स दैट अ वारंट में बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज़ डायरेक्टेड। देखिए, वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए यह कहा गया है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में जो नाम दिया रहता है किसी पुलिस ऑफिसर का कि आपको इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराना है, वैसी स्थिति में मान लीजिए कि होता है कि मोर देन कहा गया है पुलिस ऑफिसर, तो जरूरी नहीं कि वही पुलिस ऑफिसर जाए, उनके अलावा भी कोई पुलिस ऑफिसर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट के लिए वह जा सकते हैं। उस पर वो भी अपना इंडोर्समेंट, एक स्पष्टीकरण लिख देंगे, ठीक है, और वह निर्देशित करते हुए उनके कोई सबॉर्डिनेट हैं तो उनको यह जिम्मेदारी दे देंगे कि आप इस वारंट ऑफ अरेस्ट को जाके आप इसको एग्जीक्यूट करें। यही बात कहा गया है सेक्शन 76 में, ठीक। सेक्शन 77 में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है, सेक्शन 77 प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ द वारंट। देखिए, इसमें कहा गया है सेक्शन 77 में कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, एनी अदर पर्सन, जिसकी बात कही गई है कि या तो पुलिस वारंट ऑफ अरेस्ट कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन गिरफ्तार कर सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर भी गिरफ्तार कर सकता है या कोई एनी अदर पर्सन भी कर सकता है, ठीक। तो उसी की बात हो रही है कि जब वह वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे तो वैसी स्थिति में वह क्या करेंगे कि जो एक्यूज्ड है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गए हैं, उसे जो भी बातें उसमें लिखी हुई है वारंट ऑफ अरेस्ट में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसे वह बताएंगे। यही बात इसमें कहा गया है, ठीक है। जैसे कि इस मामले में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है, आपको समन भी दिया गया था फिर भी आप हाजिर नहीं हुए और यह इन धारा में इस मामले में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आपको इस कोर्ट में, इस न्यायालय में आपको हाजिर करवाना है। यह सारी बातें आपको बेल का अगर रहेगा तो उसमें यह भी बताना है कि आप बेल भी ले सकते हैं। यह सारी बातें जो है यह ड्यूटी बाउंड हैं वह पुलिस ऑफिसर या वह पर्सन जो कि गिरफ्तारी के लिए गए हुए हैं, जो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए गए हुए हैं। तो यही बात कहता है कि सेक्शन 77 प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ द वारंट टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट भी आपको दिखाना है, ठीक है। वही सेक्शन 17 बात करता है, सेक्शन 78 प्रोवाइड्स दैट पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, सेक्शन 78 यही बात कहता है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी उसको क्या करना है, टू बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए उसे जिस न्यायालय ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है उसके समक्ष उसे हाजिर कराना है। यही बात कहा गया सच, लेकिन उसमें एक बात कहा गया, सच टाइम शैल नॉट इन एनी केस एक्सीडेड 24 आवर्स। लेकिन इसमें जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसके 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो टाइम है आने जाने में, मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर के कोर्ट के द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया और वो अपराधी बॉम्बे में रहता है, तो उसको मुंबई से लाने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक। उस टाइम को वहाँ पे, अब फ्लाइट से मान लीजिए आता है या ट्रेन से आता है, किसी भी माध्यम से वो अपराधी आता है, ठीक है ना, तो जो समय लगेगा आने जाने में उसको उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसको हटा के फिर 24 घंटे की बात होगी, ठीक है। यही बात इसमें कहा गया है, इसमें आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक।
उसके बाद इसमें यही बात कहा गया कि अच्छा, यह जो बात है ना, ये हमारे संविधान में भी यह बात कहा गया है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में यह बात कहा गया है, ठीक है, कि द पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले सच टाइम शैल नॉट इन एनी केस एक्सीडेड 24 आवर्स। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं उसमें लगना चाहिए, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष विदिन 24 आवर्स उसको उपस्थित कराना है, उससे 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और यही बात करता है संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 के तहत, और सेक्शन 58 ऑफ BNSS में भी यह बात कही गई है, ठीक है। सेक्शन 79 फिर कहता है, सेक्शन 79 प्रोवाइड्स दैट वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट को कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर में अगर कोर्ट के द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है तो क्या सिर्फ मुजफ्फरपुर या बिहार भर में ही सिर्फ इसका जुडिक्शन होगा, इतने ही एरिया में इसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। इससे बाहर, मुजफ्फरपुर से बाहर या बिहार से बाहर अगर वो अपराधी भाग गया है, छुप के रह रहा है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। वो हिंदुस्तान में किसी भी, हमारे भारत के किसी भी कोने में छुपा होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। और यही बात कहता है आपका सेक्शन 79 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सेक्शन 79 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल सेक्शंस हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, बहुत टेक्निकल है। सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83, पहले इनका संबंध क्या है वो समझ लीजिए। ये सारे सेक्शंस क्या कहते हैं, तो इट रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट। ये जो सेक्शन 80 है, 81 है, 82 है या 83 है, यह किस चीज़ से संबंध रखता है, इसमें क्या प्रावधान दिए गए? तो इसका संबंध है ऐसे वारंट ऑफ अरेस्ट को लेकर जिसका एग्जीक्यूशन आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन होगा, ठीक है। वह उस शहर से बाहर भी हो सकता है, वह राज्य से बाहर भी हो सकता है। अगर मुजफ्फरपुर के कोर्ट ने अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है तो अपराधी अगर महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई में है, तो मुंबई का है, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, यह सारी प्रक्रिया को इन डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 80 क्या कहता है उसमें पहले देखते हैं हम लोग। सेक्शन 80 कहता है इट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द पोस्ट, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ के SP या SSP, ठीक, और कमिश्नर ऑफ पुलिस, या जहाँ कहीं कहीं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी होते हैं, जैसे मुंबई है पुलिस कमिश्नर है वहाँ पर, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस within the local limit of whose jurisdiction it is to be executed and then such authorities cause it to be executed। देखिए, पहला सिचुएशन है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होता है आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन। आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन का मतलब कि मुजफ्फरपुर में के कोर्ट के द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, लेकिन जो अपराधी है क्या है, वह कहीं बाहर भाग गया है, कहीं बाहर का अपराधी है, ठीक है, या यहीं पर रहता था लेकिन बाहर भाग गया, वो मुंबई चला गया, ठीक है, कहीं पूना चला गया, कहीं चला गया, तो वहाँ पर क्या होगा, यह जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको क्या किया जाएगा, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा, या तो थ्रू पोस्ट किया जाएगा और अदरवाइज, या फिर इन पर्सन कोई होंगे, कोई पुलिस पदाधिकारी या एनी अदर पर्सन होंगे, वो इन पर्सन जाएंगे। तो दो तरीका हो गया, या तो थ्रू पोस्ट, ठीक है, डाक के माध्यम से, या अदरवाइज टू एनी मैकेनिज्म, ठीक है, अदरवाइज टू एनी अदर मैकेनिज्म, ठीक। और इसमें कौन से क्या मैकेनिज्म है, उसमें कोई इन पर्सन जाएगा। इन पर्सन कैसे जाएगा, तो वह जाएगा आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएंगे। वह कौन होंगे, तो जिनके लोकल जुडिक्शन में इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराना है, यानी वहाँ वह अपराधी है तभी तो एग्जीक्यूट होगा। एंड देन सच अथॉरिटी शैल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड। और यह जितने भी बात हुई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, या कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की बात हुई है, वह क्या करेंगे, इसमें
अथॉरिटीज़ इसमें सहयोग करेंगे उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने में। यह बात करता है सेक्शन 80। सेक्शन 81 की अगर बात करें तो यह कहता है कि वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, यह तो पहला सिचुएशन है सेक्शन 80 में कि भाई यहाँ पर क्या है, या तो डाक के माध्यम से भेज देना है या इन पर्सन कोई जाएगा और वहाँ पर उनको क्या करेगा, हैंड ओवर कर देगा वारंट ऑफ अरेस्ट और उनसे एक रिसीविंग ले लेगा। ठीक है, रिसीविंग किन से और किन को हैंड ओवर किया जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर उनकी जिम्मेदारी है उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने की। पहला तो यह सिचुएशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्शन 81 में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, तो वह पुलिस ऑफिसर का जिसको कि आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। याद होगा आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था कि एक आईपीएस थे, वो गए थे वहाँ पर, मुंबई में गए थे। ठीक है, याद कीजिए, बिहार के एक आईपीएस गए थे, उस मामले में गए थे ना। तो इस सिचुएशन में जब जिस लोकल जुडिक्शन कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया गया और वहीं के पुलिस पदाधिकारी, दूसरे स्टेट के नहीं, वहीं जैसे मुजफ्फरपुर में का मामला है और यहीं के पुलिस पदाधिकारी जाएंगे, तब क्या होगा उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तब क्या होगा, तो वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, सच पुलिस ऑफिसर शैल टेक एन इंडोर्समेंट either to an executive magistrate or police officer not below the rank of officer in charge of a police station। देखिए वैसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर यहाँ के कोई पुलिस पदाधिकारी जाते हैं, ठीक है, तो वह क्या करेंगे, एक स्पष्टीकरण लेंगे वहाँ पर। ठीक है, एक स्पष्टीकरण होगा, उस पर लिखा होगा असिस्टेंस के लिए, किसके द्वारा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे उनको सहयोग लेना है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं, कौन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, उनसे क्या होगा, उनको एक प्रकार का परमिशन मिलेगा। ठीक है, उनको एक प्रकार का ऑथराइजेशन मिलेगा। अरे आप मान लीजिए आप बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस अगर महाराष्ट्र जाती है तो अब वो क्या हुआ, क्षेत्राधिकार तो बदल गया, जुडिक्शन बदल गया, तो कोई भी पुलिस ऑफिशियल, ठीक है, गिरफ्तारी के लिए अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ की पुलिस से आपको पहले परमिशन लेना होता है। ऐसे ही आप किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसकी कॉपी दिखानी होगी। ठीक है, फिर उस पर एक स्पष्टीकरण इंडोर्समेंट होगा, वह दिखाना होगा आपको कि न्यायालय के द्वारा देखिए ये स्पष्टीकरण दिया गया है, आप मेरी मदद कीजिए इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने में, यह व्यक्ति इस मामले में वांछित है, यह उस पर धाराएं लगी हुई हैं। ठीक है, यह इस मामले में उसकी सुनवाई होनी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यह दिखाना होता है। तो इसमें किनको वो दस्तावेज दिखाया जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिखाया जाएगा पहली सिचुएशन में, और दूसरा और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, जो थाना प्रभारी होते हैं ऐसे समझिए। ठीक है, उस लेवल के जो इंस्पेक्टर, जो पदाधिकारी होते हैं उनको दिखाना होता है। ठीक है, उनका फिर वहाँ पे परमिशन मिलेगा और उनके द्वारा फिर सहयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि पूरी फोर्स ही जाए, अगर मुजफ्फरपुर की पुलिस टीम जाती है तो 1 2 3 4 मान लीजिए, या कोई 2 ही आदमी गए हैं या 3 ही आदमी गए हैं, लेकिन वो अपराधी है, कुख्यात है, या वहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स हो गई है, ठीक है, तो अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर मदद तो चाहिए होगी लोकल थाने की, तो लोकल थाना अपना वहाँ पर मदद भी देगा, अपना असिस्टेंस देगा। ठीक है, दल बल के साथ भेजेगा। तो यही बात कहा गया है सेक्शन 81 में। ठीक है, और एक और बात कहा गया सेक्शन 81 में कि वैसी स्थिति में, ये देख लीजिए स्पष्टीकरण, कि ऐसी स्थिति जब वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जाते हैं और जो इसमें ऑफिसर है, ठीक है, इसमें यह देख लीजिए ये सिचुएशन, इफ़ द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द एक्यूज्ड विल रन अवे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंडोर्समेंट और परमिशन, देन ही कैन एग्जीक्यूट द वारंट विदाउट द इंडोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 81 ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, इफ़ द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल चीज़ है, जो पुलिस ऑफिसर दूसरे स्टेट में गए हैं गिरफ्तारी के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के लिए वह गए हैं वह भाग सकता है, किस बीच में भाग सकता है, तो जिस बीच में वह परमिशन लेंगे
और स्पष्टीकरण इंडोर्समेंट लेंगे वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का और लोकल थाना से। इस बीच में, इस पूरी कार्रवाई के बीच में देरी जो होगी उसका फ़ायदा उठाते हुए, इस पूरी, क्योंकि कोई भी काम है, कोई प्रक्रिया, तो उसमें देरी होती है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या होगा, वह भाग सकता है, वह अपराधी भाग सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह प्रक्रिया पुलिस नहीं करेगी, कोई परमिशन नहीं लेगी, डायरेक्ट उस व्यक्ति को क्या करेगी, पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा कि वहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही बात कहा गया, कोई परमिशन की, तब अर्जेंसी सिचुएशन में पुलिस जाएगी, उसको तुरंत गिरफ्तार करेगी। ठीक, उसका सेक्शन 82 क्या कहता है, तो सेक्शन 82 कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। ये ट्रांजिट रिमांड जो होता है, इसको समझिए। ट्रांजिट रिमांड आपने देखा होगा, एक दुबे करके एक अपराधी था, कानपुर में वो हुआ था मामला जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए थे, है ना। उसके घर पे उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे, उसके खिलाफ क्या हुआ था, गिरफ्तारी का आदेश निकला था, उसको गिरफ्तार करने गए थे पुलिस वाले, लेकिन उल्टा क्या किया, वह पुलिस वालों को भी के ऊपर हमला कर दिया। उसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए, कुछ की मौत भी हुई, ठीक है, मारे भी गए। तो वो भाग गया उसके बाद, तो वह मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, ट्रांजिट रिमांड पे लाने गए, ठीक है। अब यह क्या होता है, इसको समझिए। ट्रांजिट रिमांड, ये टेक्निकल वर्ड है, एकदम से आ जाएगा तो कहिएगा कि ये क्या होता है। तो यह कब होता है, व्हेन द वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड। यह कब होता है, सेक्शन 82 कहता है व्हेन द वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड outside the district in which it was issued then the arrested person unless the court which issued the warrant is 30 km of the place of arrest produced before nearer executive magistrate, district superintendent of police और commissioner of police। देखिए, इसमें यह कहा गया है गिरफ्तारी के लिए तो आप जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने गए हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने गए हैं और जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, अगर वह उस जो व्यक्ति वहाँ छुपा हुआ है उसके 30 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है, 30 किलो, जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट है, और अगर मान लीजिए यहाँ से 30 किलोमीटर कोई जगह पड़ता है, ठीक है, कोई भी एक्स प्लेस है, 30 किलोमीटर जगह पड़ता है, ठीक है, तो उस 30 किलोमीटर के दायरे में अगर उस व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है, ठीक है, 30 किलोमीटर के दायरे में, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तब इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है, तब तो उसको गिरफ्तार करके सीधे कोर्ट के सामने ले आना है, ठीक। लेकिन 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, वह जगह जो मुजफ्फरपुर का कोर्ट है, उस कोर्ट से 30 किलोमीटर ज़्यादा जगह, ज़्यादा दूरी का है, तो वैसी सिचुएशन में क्या करना है कि जो प्लेस ऑफ अरेस्ट अगर दूरी पर है, तो जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको उपस्थित कराना है। किसके सामने उपस्थित कराना है, तो बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रूल आपको याद होगा, यह जो है रूल आपको याद होगा जो गिरफ्तारी का हमने कहा था सेक्शन 78 में। सेक्शन 78 में क्या कहा था कि इट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। कहा था ना, सच टाइम शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स। तो यही नियम, और इस संविधान में भी यह नियम दिया गया है, सेक्शन 58 में भी यह नियम दिया गया है, तो इसको तो फॉलो करना है। भले ही आप बाहर भी किसी अगर अपराधी को गिरफ्तार करने गए हैं, तो वहाँ से तो भाई दूरी है, 30 किलोमीटर कैसे होगा। मुजफ्फरपुर का अपराधी है, उसको मुंबई पकड़ने गए हैं, तो 30 किलोमीटर तो नहीं है, वो तो बहुत दूरी हो गई, ठीक है। तो वह जो दूरी है, या दिल्ली में कोई है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली है, मान लीजिए 1200 किलोमीटर दूरी है, 1100 किलोमीटर दूरी है, तो दिल्ली में कोई अपराधी है, उसको गिरफ्तार करने गए हैं, तो 30 किलोमीटर से तो ऊपर हो गया। तो क्या करना है कि इसी नियम के तहत, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स क्या करना है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना है। तो वहाँ पर किसके सामने उसको उपस्थित कराया जाएगा, तो उसको उपस्थित कराया जाएगा, उसको हाजिर कराया जाएगा टू बी प्रोड्यूस बिफोर नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने उसको प्रोड्यूस कराया जाएगा। यह नियम है, ठीक है। अब सेक्शन 83 क्या कहता है, तो सेक्शन 83 कहता है कि प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज ब्राउट। सेक्शन 83 कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने जब उस गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाएगा तो उनको क्या करना है, यही कहा गया है। तो इसमें क्या करना है, सच पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी ब्राउट बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस। वंस द अरेस्टेड पर्सन इज आइडेंटिफाइड, दे आर डायरेक्टेड टू बी रिमूव इन कस्टडी टू द कोर्ट दैट इशूड द वारंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो
व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराना है, लेकिन उससे पहले की कुछ प्रक्रिया है। उसके पहले की प्रक्रिया यह है कि जैसे ही वह व्यक्ति गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति को क्या करना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने क्या करना है, उसको हाजिर कराना है। ठीक है, और उसके बाद हाजिर करा के उसको क्या करना है कि जैसे ही उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि हाँ यह वही व्यक्ति है, क्योंकि किसी को भी गिरफ्तार करके तो लाया नहीं जाएगा। अगर एक्स नाम का एक अभियुक्त है, एक अपराधी है, एक एक्यूज्ड है, तो उसी की गिरफ्तारी होगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई किसी गलत आदमी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या तो दूसरे राज्य के ये पदाधिकारी हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लोग दिल्ली के पदाधिकारी हैं और मामला मुजफ्फरपुर का, इनको कैसे पता चलेगा? तो जिस वक्त वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस के द्वारा लिया जाता है या फिर डाक के माध्यम से भेजा जाता है इन लोगों को, तो पूरी डिटेल दी हुई होती है, उस अपराधी की पूरी डिटेल होती है, उससे वह मिलान करते हैं, ठीक है, कि यह वही व्यक्ति है, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस न होता। क्या है, कभी कभार गलती से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, कि एक्स को गिरफ्तार करने गए वाई की गिरफ्तारी हो गई या जेड की गिरफ्तारी हो गई, किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, तो उसको पहले कंफर्म कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ यही व्यक्ति है। देन आफ्टर क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, उसको कस्टडी में, किसकी कस्टडी में, तो कोर्ट की कस्टडी में उसको भेज दिया जाता है। किस कोर्ट की कस्टडी में? तो जिस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइजो है, उसको भी ध्यान रख लीजिए कि इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर ऑफेंस बेलेबल है, जमानतीय है, एंड द अरेस्टेड पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच अथॉरिटी। देखिए, जैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, ठीक है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर वो बाहर भाग गया है, ठीक है, उस लोकल जुडिक्शन के बाहर की बात हो रही है, तो अपराधी है मुजफ्फरपुर का, दिल्ली में पकड़ाता है और मामला वो क्या है, बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, जमानती अपराध है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके सामने उसको हाजिर कराया जाएगा। तो उसको बताया जाएगा कि इस मामले में तुम्हें बेल दिया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? तो इसमें तुमको क्या करना है, बेल बॉन्ड भरना है, और साथ में तुमको श्योरिटी जो होते हैं, जमानतदार होते हैं, वह भी 2 चाहिए होंगे। यही बात कहा गया है कि इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द अरेस्टेड पर्सन, ऑफेंस अपराध जो है वह जमानतीय है और जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है वह रेडी है, वह तैयार है, किस बात के लिए, कि वह बेल बॉन्ड दे सकता है, वह अपना जमानत देने के लिए तैयार है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सच अथॉरिटी। सेटिस्फैक्शन का मतलब जो कंडीशंस उन्होंने कही है कि इतने इतने का जमानतदार चाहिए और तुमको न्यायालय में जो भी जहाँ से वारंट इशू है वहाँ तुम्हें उपस्थित रहना होगा। तो यह सारी शर्तों को जब वो गिरफ्तार व्यक्ति मानता है, तो वैसी सिचुएशन में जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी वही जो तीनों बताया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो उनको जमानत पे रिहा कर देंगे और एक डायरेक्शन उसमें किया जाएगा। और एक डायरेक्शन हैज़ बीन इंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 73 जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था? सेक्शन 73 प्रोवाइड्स द कोर्ट इशूइंग वारंट फॉर एग्जीक्यूशन मे मेक एन इंडोर्समेंट ऑन द वारंट टू द इफेक्ट दैट इफ द पर्सन अरेस्टेड execute a bail bond with sufficient sureties for his appearance before the court, he may be released on furnishing security। तो यह बात तो सेक्शन 73 भी कहता है कि जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वह अगर कंडीशंस को फुलफिल करता है और बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए तैयार है, जमानत के जो दस्तावेज हैं वह भरे जाएंगे और जो उसकी कंडीशंस हैं कि न्यायालय में आपको जब भी मामले की सुनवाई होगी वहाँ आपको हाजिर रहना है, वहाँ आपको उपस्थित रहना है, और 2 जमानतदार की कंडीशंस मैं एग्जांपल के तौर पे समझाया, बाकी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वह जमानतदार को लेकर क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 2 जमानतदार हैं, ठीक है, उनके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होते हैं, उनके ज़मीन के जो कागजात होते हैं वो सिक्योरिटी के रूप में कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ कोर्ट नहीं होके यहाँ जो अथॉरिटी है तीनों, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, बेल बॉन्ड फर्निश किया जाएगा, ये दस्तावेज लिए जाएंगे और वहाँ एक इंडोर्समेंट, एक स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को जमानत हमारे द्वारा दिया गया है, जो कंडीशन सेक्शन 73 के तहत है उसको इसने फुलफिल किया है और इस व्यक्ति को हमने जमानत पर रिहा किया है। और वही दस्तावेज क्या होगा, वहाँ के कोर्ट में वह सबमिट हो जाएगा, लोकल जुडिक्शन यानी मुजफ्फरपुर। दिल्ली में इन अथॉरिटी ने बेल दिया और वह दस्तावेज मुजफ्फरपुर के कोर्ट में क्या ऑफिस में वहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा और उसको लेकर एक डेट को वहाँ पे एक एप्लीकेशन वहाँ पे जो वकील साहब हैं उनके द्वारा मूव करा दिया जाए।
ठीक, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ बता दिया हूँ। तो यह सारी चीज़ें हैं, ठीक। और वैसी सिचुएशन में इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर कोई गैर जमानती अपराध है तो वैसी सिचुएशन में सीजीएम या फिर सेशन जज हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी जमानत दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 480 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। कहीं कोई फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप बेझिझक सवाल पूछिए, और मेरे लेक्चर्स को आप क्या कीजिए कि ईयरफोन कान में लगा लीजिए, उसको सुनिए, ऑडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए और साथ में डायरेक्ट रखिए। चीज़ें मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जिसमें कि प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार।